हेलो गाइस, ये है लेक्चर नंबर 10 और इसमें हम बात करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। और प्रोटिस्टा में हम डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स दोनों को पढ़ेंगे भी। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने मोनेरा किंगडम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आप अगर वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। इंट्रो ऑफ प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स हमने रख रखे हैं हम उनकी बात करते हैं। तो प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। अब ग्रुप्स की बात करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स, ओके, डायटम्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम, माउल्ड्स और प्रोटोजोन्स। तो ये 5 ग्रुप अपने को पढ़ने हैं। इन 5 ग्रुप में से ये दोनों प्लांट लाइक हैं और प्लांट में भी किस जैसे हैं? प्लांट में भी ये एल्गी जैसे हैं। क्या ये एल्गी हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन आरएच विटेकर के हिसाब से एल्गी नहीं है। बाकी तो इनके पास पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। यूग्लेनोइड्स जो हैं वो किस की तरह हैं? ये प्लांट की तरह भी हैं और ये एनिमल की तरह भी हैं। प्लांट लाइक भी हैं और एनिमल लाइक भी हैं, इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन सबसे मुश्किल है क्योंकि इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक दोनों वाली हैं। फिर हम बात करते हैं स्लाइम माउल्ड की। तो ये कैसे हैं? ये फंगस लाइक भी हैं और ये एनिमल लाइक भी हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और प्रोटोजोन कैसे हैं? प्रोटोजोन जो है वो एनिमल लाइक है। प्रोटोजोन जो है वो एनिमल लाइक है, बेसिकली एनिमल जैसे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रोटोजोन कैसे हैं? एनिमल लाइक हैं। तो आप अगर देखोगे तो इसमें हर किंगडम वाले कैरेक्टरिस्टिक हैं। प्लांट वाले भी हैं, फंगस वाले भी हैं, एनिमल वाले भी हैं। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स, इन दोनों के पास में सेल वॉल एग्जिस्ट करती है। इनके पास क्या प्रेजेंट है? इनके पास में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है। इनके पास सेल वॉल है। ठीक है, इन तीनों के पास सेल वॉल नहीं है। और अगर मैं बात करूं पिगमेंट्स की, तो पिगमेंट इनमें से किस किस के पास है? तो इन तीनों के पास ही क्या है? पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। पिगमेंट्स में यूग्लेनोइड्स हैं, डायटम्स हैं और डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे मुश्किल तो यूग्लेनोइड्स के साथ है। इनके पास दोनों कैरेक्टर हैं। सेकंड जो है वो स्लाइम मोल्ड्स हैं। ठीक है, डिफिकल्ट टू क्लासिफाई। भाई शुरुआती तौर पे जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो इनका क्लासिफिकेशन सबसे मुश्किल से हो रहा था। अब हम बात करते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स में। यूग्लेनोइड्स के पास सेल वॉल नहीं है। स्लाइम मोल्ड के पास सेल वॉल वेजिटेटिव स्टेज में नहीं है। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज में, रिप्रोडक्टिव स्टेज मतलब स्पोर के अंदर सेल वॉल जो है वो है और वेजिटेटिव के अंदर जो मेन बॉडी है उसके अंदर सेल वॉल नहीं है। CW का मतलब यहाँ पे सेल वॉल है। ठीक है, तो सेल वॉल का नहीं होना, एनिमल लाइक होना, फंगस लाइक। ठीक है, फिर ये फंगस लाइक सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। बात करते हैं न्यूट्रिशन की। आओ बात करी जाए न्यूट्रिशन की। कौन से कलर से लिखूं मैं? सारे कलर यूज हो गए हैं क्या? चलो ब्लू से कर लेते हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। बेटा इन दोनों के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, यूग्लेनोइड के अंदर दोनों टाइप का है। तो यूग्लेनोइड में यहां पे लिख लेता हूं बोथ ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटो भी है इसके पास, हेट्रो भी है इसके पास। तो इसे हम बोलेंगे मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
ठीक है, तो भाई ऑटोट्रॉफिक प्लांट लाइक, हेटेरोट्रॉफिक जो है वो एनिमल लाइक है, तो दोनों के साथ इसका रिजेम्बलेंस है। स्लाइम मोल्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये सेप्रोट्रॉफिक है। और प्रोटोजोन की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये सेप्रोट्रॉफिक बहुत कम है, ज्यादातर मोस्टली क्या है, पैरासिटिक है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोटिस्टा के ग्रुप में ऑटोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक ये किस में आ रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक में आ रहे हैं। तो ये हेटेरो, ये भी दोनों हेटेरोट्रॉफिक में आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, कीमो ऑटोट्रॉफिज्म यहां नहीं है, लेकिन फोटोऑटोट्रॉफिज्म यहां पे है। ठीक है, फोटोऑटोट्रॉफिज्म में यहां ऑक्सीजेनिक वाला है, मोनेरा के अंदर एन ऑक्सीजेनिक वाला भी था। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ओवरऑल मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी या ओवरऑल न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें ज्यादा तरीके की रिएक्शंस किसमें चल सकती हैं, ज्यादा तरीके का यूनिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किसमें देखने को मिलता है, तो मोनेरा फर्स्ट चॉइस और प्रोटिस्टा जो है वो सेकंड चॉइस, क्योंकि सबसे ज्यादा मोनेरा के बाद में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के यूनिक अलग अलग तरीके हैं वो कहां देखने को मिलते हैं, प्रोटिस्टा में देखने को मिलते हैं। तो ये बात मैं लिखवा देता हूं कि प्रोटिस्टा हैज सेकंड मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। आगे हम जब फंगस पे चलेंगे तो फंगस में सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक, प्लांट में सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक, और एनिमल्स में फिर से सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मोनेरा, और मोनेरा के बाद में सेकंड मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें है, प्रोटिस्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनमें से ध्यान रखना है कि डायनोफ्लैजिलेट और डायटम्स रिजेंबल करते हैं एल्गी से, और ऐसा माना जाता है कि इसके बाद में ब्राउन एल्गी जो है वो डेवलप हुई थी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायनो फ्लैजिलेट्स। तो हम बात करेंगे डायनो फ्लैजिलेट्स के बारे में, और डायनो फ्लैजिलेट्स जो इनका डिवीजन है वो है पायरोफाइटा। ठीक है, जो इनकी क्लास है, क्लास को हम बोलते हैं, जो है वो है डायनोफाइसियाई। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, पायरोफाइटा तो डिवीजन, और क्लास जो है वो डायनोफाइसियाई। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, और बेसिकली इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। क्या इसके पास पिगमेंट्स हैं? बिल्कुल, इसके पास पिगमेंट्स हैं। कौन कौन से पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए, क्योंकि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोफिल सी, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स इसके पास हैं, और इसके पास में ज़ेंथोफिल भी हैं। ज़ेंथोफिल में जो पिगमेंट आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, एक तो डाइनोजेंथिन, और एक याद रखना है डाइडाइनोजेंथिन। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स को आर्मर्ड एल्गी भी कहते हैं। ओके, इन्हें वर्लिंग विप्स भी कहते हैं। ठीक है, हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट ये कहां रहते हैं? ये मराइन वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये फ्लैजिलेटेड हैं, इनके पास में फ्लैजिला होता है, तभी इनका नाम वर्लिंग विप्स है। अभी हम डायग्राम देखेंगे इसका, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो बेसिकली डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या होता है, इस तरीके से सेलुलोज की प्लेट्स होती है। ठीक है, यहां से एक फ्लैजिला, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये फ्लैजिला ट्रांसवर्स। अगर दो ओरिजिन में डिफरेंट डिफरेंट फ्लैजिला आपको देखने को मिले, ओरिजिन में दो फ्लैजिला अगर अलग अलग देखने को मिले, तो यहां पे हम कहेंगे कि हेटेरोकॉन्ट कंडीशन है। टू डिफरेंट फ्लैजिला यहां देखने को मिलते हैं जिनका ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है,
इनका ओरिजिन डिफरेंट है, इसमें बनाते समय लग रहा है ऐसा कि ओरिजिन क्या है, सेम है, अलग अलग ओरिजिन है इनका। ठीक है, तो इसका ये और इसका ये। ठीक है, दोनों के दोनों फंक्शनिंग है, दोनों को दोनों साइज में सेम है। टू डिफरेंट फ्लैजिला ओरिजिन के हिसाब से है ये बात, लेकिन साइज दोनों को क्या है, सेम है। देखो हेट्रोकॉन्ट हम तब कहते हैं या तो ओरिजिन डिफरेंट हो या साइज डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट हो तो भी हेट्रोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट जब क्या हो, साइज क्या हो, सेम हो, ओरिजिन भी मतलब पोजीशन जो है वो भी सेम रहे। ठीक है, अब ये जो आप एल्गी देख रहे हो इस पे क्या होता है, ऐसे सेल्यूलोज की प्लेट्स जमा होती है। ये जो सेल वॉल है इसकी, इस पे इस तरीके से सेल्यूलोज की क्या होती हैं, प्लेट्स जमा होती हैं। तो सेल वॉल किससे बनी है, सेल्यूलोज से ही बनी है। और उसके ऊपर ऐसे समझो आप कि ये सेल वॉल है, अब इसके ऊपर ऐसे सेल्यूलोज जमा हो जाए, फिर ऐसे सेल्यूलोज जमा हो जाए, ऐसे सेल्यूलोज जमा हो जाए, तो प्लेट की फॉर्म में सेल्यूलोज नजर आएगा। तो ये क्या है, प्लेट की फॉर्म में कुछ इस प्रकार से आप इमेजिन कर सकते हो, यहां पे इसकी सेल वॉल नजर आ रही होगी। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, सेल्यूलोजिक सेल प्लेट। ओके, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अच्छा, फ्लैजिला ऐसे मूवमेंट करेगा, ऐसे मूवमेंट करेगा, ये इसको इधर भेजना चाहता है, ये इसको इधर भेजना चाहता है। भाई फ्लैजिला जो है ये वाला मूवमेंट करेगा तो ये इस तरफ जाएगा, ये वाला मूवमेंट करेगा तो ये ऐसे, तो दोनों एक साथ करेंगे तो ये ऐसे डायगोनली मूव करता है। तो ये इस डायरेक्शन में डायगोनली मूव करेगा, और मूवमेंट भी कैसे करेगा, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए। तो ये लगातार ऐसे घूमते घूमते इस तरीके की मूवमेंट करेगा। इस मूवमेंट को हम कहते हैं वर्लिंग मूवमेंट। तो यहां पे वर्लिंग मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो वर्लिंग मूवमेंट यहां पे देखने को मिलेगी। तो बेसिकली आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि दोनों फ्लैजिला फंक्शनल हैं, मूवमेंट कॉज करते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स इसके पास है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड, जिंथ्रोफिल वगैरह वगैरह। पिगमेंट्स की वजह से इसका जो कलर है वो बेसिकली कौन कौन से कलर में ये देखने को मिलता है, तो ये येलो कलर देखने को मिल जाता है। मतलब इसके कई एग्जांपल्स ऐसे हैं जो येलो कलर के हैं, कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जो ब्राउन कलर के हैं, कई रेड हैं, कई ग्रीन हैं, और कई जो हैं ब्लू हैं। ओके, और बेसिकली ये क्या करता है, जहां पर भी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी वहां पे वैसे कलर का ही वाटर नजर आना शुरू हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं स्टोर्ड फूड की बात करूं तो यहां पे स्टोर्ड फूड जो है वो है स्टार्च। स्टोर्ड फूड यहां पे क्या है, स्टार्च है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्गी लाइक इसके अंदर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे रेड डाइनोफ्लैजिलेट की। ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये कोज करता है वाटर ब्लूमिंग इन ओशियन। भाई ये ओशियन में बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा, और ओशियन में ज्यादा ग्रो होगा, सरफेस पे रहता है, तब जैसे ही टाइड आती है, कोई लहर आती है, तो ये रेड कलर का अलग ही अपीयर होता है, इसे कहते हैं रेड टाइड। तो वाटर ब्लूमिंग मतलब ओशियन में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाना, बहुत नंबर में डिवाइड हो जाना, मल्टीप्लाई हो जाना, इसकी वजह से क्या आती है, रेड टाइड। अब प्रॉब्लम नहीं है कि ये रेड टाइड कोज करता है, प्रॉब्लम ये है कि गोनियोलेक्स जो है वो टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है। तो टॉक्सिन का नाम है सेक्सीटॉक्सिन, और ये सेक्सीटॉक्सिन जो है ये क्या कॉज करता है, कॉज पैरालाइसिस। ये जो है ये पैरालाइसिस कॉज कर देता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि टाइड कैसे हुई। पहले तो देखो ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया, रेड कलर दिखने लगा, टाइड लहरों में आपको अलग से रेड कलर दिखने लगा, तो इसे बोलोगे रेड टाइड। ज्यादा अमाउंट बढ़ने को बोलोगे वाटर ब्लूमिंग। और जो ये टॉक्सिन रिलीज करता है, इसकी वजह से आसपास की जो डाइवर्सिटी है, फिशेस हैं और जितने ऑर्गेनिजम्स हैं मराइन वाटर के, वो हार्म उनको पहुंचता है, और इस वजह से जहां ये ज्यादा ग्रो करता है वहां पे वो ग्रो नहीं करते। एक प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर देखने को जो मिलती है कि डाइनोफ्लैजिलेट्स शो बायो
ल्यूमिनिसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंस होता है लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी। कोई लाइट मारे भाई, कोई अगर लाइट इमिट करने लग जाए तो उसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। अब सिंपल सा सवाल, ऐसा होता क्यों है? बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती क्यों है? तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है। सर ये कैसा डिफेंस मैकेनिज्म हुआ कि कोई प्रेडेटर आए और आप चमकने लग जाओ? तो देखो, इनके प्रेडेटर इनके हिसाब से हैं, ये एकदम से लाइट इमिट करते हैं तो वो डर जाते हैं। वैसे अगर आपका कोई प्रेडेटर हो इंसानों का और इंसान भी चमकने लग जाएं तो भाई वो प्रेडेटर भी वो भी भाग जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो इनकी हेल्प करता है। मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर बहुत सारी लाइट वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल सरफेस पे आपको नजर आए और आप हाथ, कई मूवीज में सीन वगैरह में देखा होगा जिसमें मतलब कोई बोट चल रही है साथ में लाइट निकल रही है, तो वो इन्हीं की वजह से होती है। बेसिकली ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस शो कैसे होती है? इनके पास होते हैं पिगमेंट्स वगैरह, स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो ब्रेक डाउन होने के बाद यहां से ब्रेकडाउन की वजह से लाइट आती है अलग अलग वेवलेंथ की। तो आपको ये सारी बातें डायनोफ्लैजिलेट्स में ध्यान रखनी है। और एग्जाम्पल, एक तो हमने ये गोनियोलक्स पढ़ लिया है और एक एग्जाम्पल और ध्यान रख लेना, जिम्नोडियम। ठीक है, जिम्नोडियम। तो जिम्नोडियम ध्यान रख लेना और गोनियोलक्स ध्यान रख लेना। एक छोटी सी बात नोट करके जो आपको ध्यान रखनी है साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड, अगर मैं बोलूं वाटर ब्लूमिंग ओशियन में कौन कर रहा है? डायनोफ्लैजिलेट्स। और अगर मैं बोलूं कि वाटर ब्लूमिंग यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाना, कहां पे? लेक में या फिर पोंड में, तो ये कौन करता है? ये करते हैं बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया। इसे एल्गल ब्लूम भी कहा जाता है, इसे एल्गल ब्लूम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें आपको सॉरी डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो बात है हम करते हैं डाई एटम से रिलेटेड। तो आओ जरा हम पढ़ें डाई एटम्स को। डाई एटम्स, इसका जो डिवीजन है इसे हम बोलते हैं क्राइसोफाइटा। और क्राइसोफाइटा में दो ग्रुप आते हैं, एक आते हैं डेस्माइड्स और एक आते हैं डाई एटम्स। डेस्माइड्स को हम गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं। डेस्माइड्स जो होते हैं वो गोल्डन एल्गी होते हैं। डाई एटम्स जो है इनके कुछ स्पेशल सेल का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी वजह से इसका नाम जो है डाई एटम्स है। फ्लैजिला इनके पास नहीं होता, तो डू नॉट हैव फ्लैजिला। भाइयों के पास फ्लैजिला नहीं है तो जहां समुद्र की लहरें ले जाएं साथ चले जाते हैं, साथ चले जाते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। पैसिव फ्लोटिंग ये शो करते हैं। ठीक है, धुआंधार ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। बहुत सारा ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं बेटा, जो आप फाइटोप्लैंक्टॉन्स पढ़ते हो ना वो यही है। ठीक है, ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्लांट लाइक कैरेक्टर हैं। डाई एटम्स, डेस्माइड्स को गोल्डन एल्गी कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्ट्रक्चर है डाई एटम का वो कैसा है? सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो आओ जरा हम बात करें सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाकर। तो बेटा एक तो ये सेल वॉल ऐसे और ये सेल वॉल ऐसे, ठीक है। तो लग रहा है नहीं सॉफ्ट बॉक्स कि भाई ये बॉक्स है जिसके ऊपर ऐसा ढक्कन लगा हुआ है, और ये सेल्यूलोज है, ये सेल वॉल है और ये बनी किससे है? सेल्यूलोज। अब इस सेल वॉल में सिर्फ सेल्यूलोज नहीं है, साथ में यहां पे सिलिका भी है। सिलिका वही सिलिकेट्स, रेत वाला बेसिकली। तो यहां पे क्या है? सिलिका प्रेजेंट है। यहां पे क्या है? सिलिका प्रेजेंट है।
अब ये सिलिका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन सेलुलोज तो बायोडिग्रेड हो जाता है, तो कभी ये मरेगा तो ये सिलिका पीछे बच जाएगी, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये पीछे बच जाएगा। ओके, और अंदर का जो साइटोप्लाज्म वगैरह वो खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे और इस पोर्शन में अब कुछ नहीं है, तो यहां पे पोर बन जाएंगे, तो ये पोरस पत्थर की तरह नजर आएगा ये। ठीक है, इसे कहेंगे हम डायटोमिशियस अर्थ। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे हम, अभी तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अंदर साइटोप्लाज्म है और एक बड़ा सा वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, पिगमेंट्स वगैरह हैं यहां पे। ठीक है, स्टोर्ड फूड क्या है इनका? पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पिगमेंट्स कौन कौन से हैं इसके पास? पिगमेंट्स में इसके पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है। ठीक है, क्लोरोफिल सी के अलावा कैरोटीनॉइड्स हैं और जेंथोफिल है। जेंथोफिल में मेनली कौन सा है? फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से ब्राउन कलर का देखने को मिलता है, तो फ्यूकोजेंथिन है इसके पास में। ओके, फ्यूकोजेंथिन आपको कहीं और भी देखने को मिलता है, ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। तो ऐसा मानते हैं कि डाई एटम्स से कौन डेवलप हुआ है? मैं ये छोटी सी बात यहां लिख देता हूं कि डाई एटम्स से डेवलप कौन हुआ है? ब्राउन एल्गी डेवलप हुई है। साइनोबैक्टीरिया से कौन डेवलप हुआ है? पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, साइनोबैक्टीरिया से डेवलप हुआ है रेड एल्गी। ठीक है, अच्छा, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। फ्लोट करने का कारण होता है कि इनका जो स्टोर्ड फूड है, अगर मैं बात करूं कि स्टोर्ड फूड कौन सा है इनका, तो स्टोर्ड फूड में इनके पास ऑयल है। ठीक है, एक सब्सटेंस है क्राइसोलेमिनेरिन। ठीक है, ब्राउन एल्गी में क्या होता है? लेमिनेरिन होता है। ठीक है, यहां पे कौन सा है? क्राइसोलेमिनेरिन है। तो इस ऑयल की वजह से यहां पे क्या देखने को मिलती है? यहां पे फ्लोटिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सेल वॉल बात कर ली हमने, सिलिका वगैरह ये सारी बातें कर ली। अब मान लो कि कभी ये मरेगा, डेड होगा। जब ये डेड होगा तो बेसिकली पीछे क्या बच जाएंगे? सिलिका वाले ये जो शेल्स बने हैं ये प्रॉपरली बच जाएंगे, और इसकी वजह से डायटोमिशियस अर्थ बनकर तैयार हो जाएगी। यानी एक खास तरीके का पत्थर, एक खास तरीके का मिट्टी जैसा स्ट्रक्चर, इससे छोटे छोटे आइलैंड्स भी बन जाते हैं। एक तो ये थर्मो इंसुलेटर होते हैं, तो पाइप जिसमें से कोई गर्म सब्सटेंस जाता रहता है उसकी कोटिंग करने के लिए काम में आते हैं। ये साउंड प्रूफिंग के लिए काम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पोरस हैं तो जो साउंड फ्रीक्वेंसीज है इसमें ट्रैप हो जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है, तो साउंड प्रूफिंग के लिए। इसके अलावा ये पॉलिशिंग के काम में आते हैं, जेम्स वगैरह को, पॉलिशिंग ऑफ जेम्स, जो भी हीरे मोती होते हैं उनको पॉलिश करने के लिए, क्योंकि ये क्या है, थोड़े से खुरदरे होते हैं, ग्रिटीनेस है इनकी। पॉलिशिंग ऑफ जेम्स वगैरह किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है ये बात? कि ग्रिटीनेस है इनके अंदर, ग्रिटीनेस। ठीक है, ग्रिटीनेस मतलब खुरदरापन। ठीक है, सरफेस स्मूथ नहीं होती, थोड़ी खुरदरी होती है। पॉलिशिंग के अलावा इनके और भी एग्जांपल्स हैं। हाँ, फिल्ट्रेशन में भी इनका काम में लिया जा सकता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स वगैरह में या सिरप वगैरह में। अब फिल्ट्रेशन के लिए क्यों यूज करते हैं? पहली बात तो ये पोरस है, दूसरी बात ये रिएक्ट नहीं करेंगे ऑयल के साथ या कोई सिरप इसमें डालोगे तो। मतलब ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि फिल्ट्रेशन हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं है। जो भी सब्सटेंस आप इसके थ्रू फिल्टर करोगे वो उसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी जो फिल्ट्रेशन मेथड है उसमें होता यह है कि वो रिएक्ट कर जाते हैं, तो इस वजह से प्रोडक्ट में थोड़ा कंटामिनेशन आ जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं, जो डायटोमिशियस अर्थ का यूज है जो कि किया जाता है। तो ये अगर आपको चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रहेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स के कंपैरिजन में देखें तो देखो ये भी फोटोसिंथेटिक हैं, वो भी फोटोसिंथेटिक हैं, ये भी एल्गी लाइक हैं, वो भी एल्गी लाइक हैं। वो फ्लैजिला होने की वजह से दो फ्लैजिला वो मूवमेंट कैसे करते हैं, वर्लिंग मूवमेंट शो करते हैं, इसलिए वर्लिंग विप्स भी उन्हें कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ये जो हैं ये बेसिकली पैसिवली फ्लोट करते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते, ज्यादा अमाउंट में ओशन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन इन्हें बोला जाता है। तो डायटम्स के अंदर इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, स्टोर्ड फूड दोनों का ध्यान रखना है,
बाकी चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। इनका कंपैरिजन या इनका जो रिलेशन है ब्राउन एल्गी के साथ वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे। हम बात करेंगे यूग्लेनॉइड्स की, हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स की और प्रोटोजोन्स की, और उसके बाद में प्रोटिस्टा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो प्रोटिस्टा 3 लेक्चर का है मेनली। और आपको प्रोटिस्टा के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि यूनिसेलुलर अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, आप ईस्ट को छोड़ दो, बाकी सारा का सारा जितने भी हैं वो सब प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं क्लोरेला, मैं बोलूं क्लैमिडोमोनास, ये दोनों ही कहां आते हैं? ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ाती है एल्गी के अंदर, क्योंकि करेक्टर उनके कहां हैं, मतलब रिजेंबल कहां से करते हैं? वो प्लांट किंगडम से करते हैं। तो क्या क्लोरेला, क्या क्लैमिडोमोनास, क्या डायटम्स, क्या डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये एल्गी नहीं है क्या? ये बिल्कुल एल्गी हैं। बस आरएच विटेकर इन्हें एल्गी नहीं मानता, इसीलिए आरएच विटेकर इन्हें कहां रख देता है? प्रोटिस्टा में रख देता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में इतना ही, आगे बढ़ते हैं। बाय बाय।